हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 25 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो प्रमुखता से न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हमारी मोटिवेशनल लाइन है, हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, यानी कि साथ, समय और समर्पण। जिसने आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में भले साथ ना दिया हो, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, आपको समय दिया हो ताकि आप अपने कामों को पूरा कर सकें, और समर्पण यानी आपके साथ वो पूरी ईमानदारी से आपका साथ देता रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखिए। अब आज का न्यूज़पेपर नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि वार्ता से नहीं बनी बात तो सैन्य विकल्प, ये स्टेटमेंट दिया है सीडीएस विपिन रावत ने। ये भारत चीन जो वार्ताएं विफल हो रही हैं उसके बाद स्टेटमेंट आया है। दूसरी न्यूज़ है कि कोरोना थमते ही शुरू होगी सीएए लागू करने की प्रक्रिया। और तीसरी न्यूज़ है स्नातक के अंकों के आधार पर मैनेजमेंट कॉलेज में प्रवेश। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच एक और बातचीत आयोजित करने को लेकर विमर्श हो रहा है। संभवतः यह बैठक 1 या 2 दिन के भीतर होगी। दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर चीन से होने वाली बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो भारत सैन्य विकल्पों पर विचार करेगा। जनरल रावत के इस बयान को एलएसी पर चीन के अभी तक के अड़ियल रवैये को से जोड़कर देखा जा रहा है। यह एक संदेश देने की कोशिश है कि भारत किसी भी स्थिति में झुकने वाला नहीं है और हर स्थिति के लिए तैयार है। भारत की तरफ से सैन्य तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच सामंजस्य बनाया जा चुका है और इसी हिसाब से तैनातियां हो रही हैं। उधर चीन से खबरें आ रही हैं कि उसने भी एलएसी के साथ ही तिब्बत से सटी पश्चिमी सीमा पर सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान कि दोनों तरफ से सैनिकों की वापसी का काम चल रहा है, जमीनी सच्चाई से कहीं दूर है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना थमते ही शुरू होगी सीएए लागू करने की प्रक्रिया। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर थमते ही नागरिक संशोधन कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जिसे भी इस कानून के तहत भारत की नागरिकता चाहिए उन्हें 1 साल के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 1 साल के बाद यह कानून लागू नहीं रहेगा। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे दी जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि पिछले साल दिसंबर में ही संसद से सीएए बिल पास हो चुका है, लेकिन पहले विरोध प्रदर्शन और फिर कोरोना के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीएए कानून के लिए बने नियम के तहत इसकी पूरी प्रक्रिया 1 साल के भीतर पूरी कर ली जाएगी। आवेदन के साथ दिए दस्तावेजों का सत्यापन का काम होगा। एक बार दस्तावेजों का सत्यापन हो जाने और यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि पड़ोसी देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आवेदनकर्ता 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुका है। 31 दिसंबर 2014 के पहले आने का सबूत देने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें समुदाय या स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी शामिल है। 1 साल बाद आए आवेदकों या आवेदनों पर इस कानून के तहत विचार नहीं किया जाएगा। वैसे नागरिकता प्राप्त करने के दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत जरूरतमंद शरणार्थियों को नागरिकता पहले की तरह दी जाती रहेगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, स्नातक के अंकों के आधार पर मैनेजमेंट कॉलेज में प्रवेश। एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या इन मैनेजमेंट में एडमिशन की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTI ने कहा है कि एमबीए व PGDM कराने वाले संस्थान स्नातक में मिले नंबर के आधार पर छात्रों का एडमिशन कर सकते हैं। परिषद के सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा परिषद वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार करती है। स्नातक संस्थान स्नातक या समकक्ष परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जो छात्र इन कोर्सों के लिए किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए होंगे और स्कोर किया होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
तो ये नेशनल न्यूज़ की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है अमेरिका में पुलिस ने अश्वेत की पीठ में मारी 7 गोलियां। यानी अमेरिका फिर दहलने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक अश्वेत की मौत हुई थी पुलिस के द्वारा, उसमें काफ़ी हिंसा हुई थी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत के केनोशा शहर में पुलिस द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति को गोली मारने के बाद हिंसा भड़क गई है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें तितर बितर करने के लिए सोमवार तड़के पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हिंसा को रोकने के लिए शहर में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बिडेन व प्रांतीय गवर्नर टोनी एबर्स ने भी पुलिस के इस कदम की कड़ी निंदा की है। बिडेन ने घटना की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में पुलिस अधिकारी अश्वेत व्यक्ति की पीठ पर 7 गोलियां मारते दिखाई दे रहे हैं। मामले की जांच करने वाले विस्कॉन्सिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने घटना में शामिल अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। केनेशा पुलिस विभाग के मुताबिक फायरिंग रविवार शाम 5 बजे तब हुई जब अधिकारी किसी घरेलू घटना की जांच कर रहे थे। घायल अश्वेत जैप ब्लैक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में सड़क के दूसरी तरफ से फायरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। वीडियो में 3 अधिकारी एसयूवी में बैठे एक व्यक्ति की तरफ हथियार ताने हैं। चालक की तरफ का दरवाजा खोलते ही यह व्यक्ति कार के अंदर गिर पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है दुनिया भर के खिलौने बाजार से चीन की होगी छुट्टी और जीएसटी में दरें घटी, करदाता आधार बढ़ा, वित्त मंत्रालय। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। खिलौना बाजार से चीन की छुट्टी की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खिलौना मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ घरेलू में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में खिलौने पर भारतीय छाप देखना चाहते हैं। मोदी ने खिलौना मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वे ऐसे खिलौने बनाएं जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक हो। उस खिलौने को देख दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति, पर्यावरण के प्रति हमारी गंभीरता और भारतीय मूल्यों को समझ सकें। उन्होंने खिलौने के उत्पादन में घरेलू कारीगरों को प्रोत्साहित करने को कहा है। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक भारत में खिलौने का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से एक संगठित खिलौना बाजार 3500 से 4,500 रुपए मूल्य का है। संगठित खिलौना बाजार 85 से 90% तक चीन से आयात पर निर्भर करता है। चीन से खिलौना आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस वर्ष फरवरी में खिलौना आयात के शुल्क में 200% की वृद्धि की थी, लेकिन खिलौना आयात जारी है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जल्द ही खिलौना आयात पर लाइसेंस पद्धति शुरू कर सकता है। दूसरी न्यूज़ है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू होने की वजह से टैक्स दरें घटी हैं, जिससे अनुपालन बढ़ने में मदद मिली है। मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी की वजह से ही करदाता आधार दोगुना होकर 1.24 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर सोमवार को वित्त मंत्रालय ने कई ट्वीट किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी से पहले मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर देना पड़ता था। उनकी समग्र दर 31% तक पहुंच जाती थी। मंत्रालय ने कहा अब आमतौर पर सभी यह मानने और समझने लगे हैं कि जीएसटी उपभोक्ताओं और करदाताओं दोनों के लिए उपयुक्त है। जीएसटी से पहले ऊंची टैक्स दरों के चलते लोग टैक्स चुकाने में आनाकानी करते थे, लेकिन जीएसटी के तहत टैक्स दरें घटी हैं तो कारोबारियों द्वारा इसका अनुपालन भी बढ़ा है। जीएसटी लागू होते समय इसके तहत आने वाले करदाताओं की संख्या 65 लाख थी। वर्तमान में यह आंकड़ा 1.24 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है संभव है पर्यावरण रक्षा संघ आर्थिक विकास। यहाँ संघ नहीं संघ होगा। पर्यावरण की रक्षा करते हुए जीडीपी बढ़ाने का सही फार्मूला यह है कि पहले परियोजनाओं का निष्पक्ष आकलन हो और फिर उन पर तेजी से अमल किया जाए।
इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा मंडल मंदिर राजनीति के 3 दशक। यदि अयोध्या से जातीय सामंजस्य और सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हो सके तो यह शुभ संकेत होगा। और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य रहे सुधीर पवार ने। तीसरा आर्टिकल है हमारा जग हंसाई कराती कांग्रेस। जिस तरीके से कांग्रेस में फिर से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है, इससे एक बार फिर उनकी जग हंसाई हुई है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। संभव है पर्यावरण रक्षा संग आर्थिक विकास। केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना यानी EIA नोटिफिकेशन में कई संशोधित प्रस्ताव किए हैं ताकि देश के आर्थिक विकास में पर्यावरण का अड़ंगा कम हो जाए। निसंदेह उद्योगों को लगाने हाईवे आदि के निर्माण में अनावश्यक अवरोधों को दूर करना चाहिए, लेकिन यदि हमारा पर्यावरण संरक्षित नहीं होता तो GDP घटती भी है। बीते कुछ अरसे में तमाम देसी उद्यमी और निवेशक अपनी पूंजी लेकर विदेश पलायन कर गए हैं। यह भी विचारणीय है कि क्या सभी परियोजनाओं से आर्थिक विकास होता है। हमें जानना चाहिए कि प्रत्येक परियोजना से GDP नहीं बढ़ती। वर्तमान में GDP शिथिल होने के पीछे निसंदेह नुकसान होता है और उसे लागू करना पड़ता है। ऐसी परियोजनाओं को रोकने के लिए पर्यावरण कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। पर्यावरण कानून में व्यवस्था की जानी चाहिए कि परियोजनाओं के कुल लाभ और हानि का निष्पक्ष आकलन हो और केवल उन परियोजनाओं को ही स्वीकृति दी जाए जो वास्तव में आर्थिक विकास में योगदान देती हों। पर्यावरण कानून को त्वरित गति से लागू करने की जरूरत है, जिससे लाभप्रद परियोजनाओं में पर्यावरण के नाम से अनावश्यक अड़ंगा न लगे। अपने देश में यदि एक बार पर्यावरण स्वीकृति मिल जाती है तो वह आजीवन वैध रहती है। अमेरिका में जल विद्युत परियोजनाओं को 30 वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है। 30 वर्ष बाद उन्हें नए सिरे से स्वीकृति लेनी होती है, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी परियोजना में निवेशक को एक अवधि के बाद पूरा लाभ मिल जाता है। इस अवधि के बाद यदि परियोजना को बंद कर दिया जाता है तो कार्यदायी संस्थाओं को कोई हानि नहीं होती, जैसे बिल्डर को फ्लैट बेचने के बाद सोसाइटी छोड़ने में नुकसान नहीं होता है। तमिलनाडु में वेदांता की तांबा निर्माण फैक्ट्री को पर्यावरण कानून उल्लंघन करने के बाद बंद किए जाने से आज हमें तांबे का आयात करना पड़ रहा है। सच यह है कि यदि अदालतों ने वेदांता जैसी लाभप्रद परियोजना को बंद किया तो अन्य हानिप्रद परियोजनाओं को बंद करने की जरूरत नहीं समझी। पर्यावरण के मामले में अदालतों की भूमिका कुल मिलाकर सकारात्मक रही है, पर कुछ विसंगतियां दिखती हैं। वेदांता को गलती सुधारने के लिए कहना चाहिए था, मक्खी मारने के लिए हाथ नहीं काटते। पर्यावरण के मामले में न्यायालयों द्वारा विलंब से निर्णय दिए जाने के कारणों पर भी सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। हमें इस भ्रम से निकलना होगा कि पर्यावरण आर्थिक विकास में अवरोध है। वास्तव में पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास साथ साथ चलते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि सरकार और अन्य न्यायालय दोनों की धीमी कार्यशैली के कारण सामान्य कार्य में भी अधिक समय लगता है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ती है। हमें सरकारी और न्यायालयों की कार्यावधि में सुधार करना चाहिए। साथ ही पर्यावरण रक्षा कानून पर भी सख्ती होनी चाहिए, जिससे अमीरों और उनकी पूंजी का पलायन बंद हो, जन स्वास्थ्य में सुधार हो, बीमारियों के इलाज में कम खर्च हो और पर्यावरण के माध्यम से GDP में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है मंडल मंदिर राजनीति के 3 दशक। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रेखांकित कर परोक्ष रूप से इसे 1990 में प्रारंभ हुए राजनीतिक घटनाक्रम की परिणति माना है। 1990 भारतीय राजनीति का संक्रमण काल है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों के लिए आरक्षण की पहल और राम मंदिर निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा ने केवल तत्कालीन राजनीति एवं समाज को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति की दशा दिशा भी तय की है। राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होने के बाद राजनीति एवं समाज में क्या परिवर्तन संभावित है? क्या वर्ष 2020 किसी नए राजनीतिक एवं सामाजिक समीकरणों का प्रस्थान बिंदु बनेगा? इसे समझने के लिए पिछले 30 वर्षों की राजनीति का अवलोकन करना होगा। अपने कोर सवर्ण वोट बैंक के दबाव में आकर कांग्रेस ने पिछड़ों के आरक्षण का परोक्ष रूप से विरोध किया। भाजपा द्वारा 1990 में पिछड़ों का आरक्षण अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद भी
इसके आनुषंगिक संगठनों ने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाए। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा आयोजित की, जिसका उद्देश्य राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को संगठित करने के साथ ही अपने परंपरागत मतदाताओं की संतुष्टि के लिए मंडल आयोग का विरोध करना भी था, क्योंकि हिंदुओं का अगड़े पिछड़ों में विभाजन उनके एजेंडे में बाधक हो सकता था। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के स्थानादेश के बाद आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन पिछड़े जातियों के ध्रुवीकरण में राजनीतिक दलों के सामाजिक समीकरण बदल गए। मुस्लिमों एवं पिछड़ों के साथ आने से उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। संघ भाजपा ने पिछड़ों के राजनीतिक महत्व को समझते हुए उन्हें अपने संगठन एवं सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में शामिल किया। 1990 में पिछड़ी जाति के कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और विनय कटियार एवं ओम प्रकाश सिंह आदि नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए। इस काल में काशीराम मायावती दलितों को बहुजन समाज पार्टी के साथ संगठित कर रहे थे। फिर मुलायम सिंह और काशीराम ने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के समीकरण की ताकत से भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीता तथा 1993 में साझा सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में 1995 में इस समीकरण के टूटने के बाद लगभग 12 वर्ष राजनीतिक उथल पुथल रहा, जिसमें पिछड़ों के बिखराव से जाति आधारित दल बने और बिखरे। जाहिर है कि राम मंदिर निर्माण के बाद उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य यहाँ के 3 प्रमुख दलों भाजपा, सपा और बसपा के जातीय एवं सामाजिक समीकरणों पर निर्भर करेगा। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम एवं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति पर सपा बसपा की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि वे भाजपा के हिंदू मुस्लिम एजेंडे में नहीं फंसना चाहते। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा है कि सपा आगामी चुनाव में सभी समावेशी राजनीति के आधार पर ही उतरेगी। मायावती ने भी संकेत दिया है कि उनका जोर दलितों, ब्राह्मणों एवं मुस्लिमों को जोड़ने की राजनीति पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राम राज्य की समावेशी व्यवस्था का वर्णन कर भाजपा की भविष्य की राजनीति का संकेत दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, जग हंसाई कराती कांग्रेस। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बार फिर यह तय किया है कि सोनिया गांधी को ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बने रहना चाहिए। इस समिति ने 1 साल पहले भी यही तय किया था। यह केवल 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चरितार्थ करता ही नहीं, बल्कि यथास्थिति कायम करने के पक्ष में सहमति जताता है। इसका यह भी अर्थ है कि राहुल गांधी बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पार्टी को पहले की तरह पिछले दरवाजे से संचालित करते रहेंगे। शायद सोनिया गांधी भी यही चाहती हैं, अन्यथा यह अपना पद छोड़ने के फैसले पर अडिग रहीं। हैरानी नहीं है कि उनकी ओर से अपना पद छोड़ने की पेशकश महज इसलिए की गई ताकि कांग्रेस नेताओं का जो खेमा राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के विरोध में है, वह पुरानी व्यवस्था कायम रखने यानी उनमें अंतरिम अध्यक्ष बने रहने पर सहमत हो जाए। आखिरकार ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे तो कांग्रेस की जगहसाई ही हुई है। आखिर इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि नेतृत्व के मसले को हल करने के लिए बैठक बुलाई जाए और उसमें उसी नतीजे पर पहुंचा जाए जिस पर 1 साल पहले पहुंचा गया था। यदि नेतृत्व के मसले को हल ही नहीं करना था तो फिर कांग्रेस ही कार्य समिति की बैठक बुलाई ही क्यों गई। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है बायर्न म्यूनिख बना यूरोपीय फुटबॉल का नया किंग। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने रविवार देर रात को यहां खेले गए यूएफा चैंपियंस लीग में फाइनल में फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को बेहद कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। यह मैच फ्रांस और जर्मनी की चैंपियंस टीमों के बीच खेला जा रहा था। पीएसजी फ्रांस की शीर्ष लीग 1 की चैंपियन है तो म्यूनिख जर्मनी की शीर्ष लीग बुंडेसलीगा की विजेता है। लेकिन जर्मनी की टीम ने पीएजी के उसके 5 बार चैंपियंस लीग खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। यह पहला चैंपियंस लीग फाइनल था जो दर्शकों के बिना खेला गया था। सोमवार को दोनों टीमों ने अपने अपने देश के लिए फिर से रवाना भी हो गई। तो ये आज का यानी 25 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।